नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस संस्था को आरबीआई ने एसआरओ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है? तो आरबीआई ने अभी एफआईडीसी को एक एसआरओ के रूप में दर्जा दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, एफआईडीसी, फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। और एसआरओ का अगर हम काम की बात करें तो ये क्या काम करता है? ये किसी भी संस्था है उसके विशिष्ट उद्योग या किसी क्षेत्र को, उनके सदस्यों का आचरण, उनके नियम और उनके कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है और उनकी निगरानी रखता है। एफआईडीसी फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को आरबीआई ने एसआरओ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया है। ये अभी कौन से सेक्टर का प्रतिनिधित्व करेगा? तो वो करेगा एनबीएफसी सेक्टर का प्रतिनिधित्व, एनबीएफसी सेक्टर का प्रतिनिधित्व करेगा। और एफआईडीसी है, ये एसआरओ का दर्जा आरबीआई ओमनिबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एसआरओ मार्च 2021-2024 के तहत दिया गया है। और एफआईडीसी है, इसके सीईओ कौन है? रमन अग्रवाल। एफआईडीसी के सीईओ है रमन अग्रवाल। और एफआईडीसी के पास लगभग कितने सदस्य है? तो वो है 400 एनबीएफसी के सदस्य इसके अंडर में है। और एक एसआरओ के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम नेटवर्थ है 2 करोड़, 2 करोड़ की न्यूनतम नेटवर्क होनी जरूरी है। और आरबीआई के अनुसार एनबीएफसी सेक्टर के लिए अधिकतम 2 एसआरओ की मान्यता दी जा सकती है। और हाल ही में आरबीआई ने जुलाई 2025 में एनएसडीएल पेमेंट बैंक को आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसूची सेकंड में शामिल किया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। आरबीआई ने अभी कौन सी बैंक को 1934 की अनुसूची सेकंड में शामिल किया है? तो वो किया है एनएसडीएल पेमेंट बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएपी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईएमएपी इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सप्लोरेशन प्रोब है, ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, नासा। इस मिशन के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो आईएमएपी मिशन है, ये सौरमंडल और अंतरिक्ष के बीच सीमा का अध्ययन करेगा। ठीक है, यह मिशन ये समझने में मदद करेगा कि सौर वायु और आकस्मिक किरणों का एक दूसरे के साथ कैसे परस्पर क्रिया करती है, और सूर्य और अंतरिक्ष के बीच ऊर्जा कणों का प्रवाह का मानचित्रण करेगी। यह लॉन्ग रेंज पॉइंट L1 पर स्थापित किया जाएगा, जहां पर नासा का एसीएस और डिस्कवर उपग्रह भी है। वैज्ञानिकों को ब्रह्मांडीय विकिरण और सौर ऊर्जा की गतिशीलता को समझने में यह मदद करेगा। और इसको लॉन्च किसने किया है? नासा ने, जो अमेरिका की कंपनी है नासा। और 2025 में इसको लॉन्च किया गया है कैप कन्वर्ल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। और जो वाहन है, लॉन्चिंग वाहन, वो स्पेसएक्स फ्लिकॉन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने कौन से हवाई अड्डे का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये चेंज की जाएगा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जो नया नाम बदला गया है वो नाम रखा गया है लोक नेता दिनकर बालू बीडी पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये लोक नेता बीडी पाटिल है जिन्होंने नवी मुंबई के विकास के दौरान किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए काफी संघर्ष किया था। और इस हवाई अड्डे का नाम बदलने की जो घोषणा की गई है वो की है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने, और इसका अनुमोदन किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और मंजूरी किसने दी थी? महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है, जिसकी घोषणा हुई थी अक्टूबर 2025 में। और इसके अलावा पुणे हवाई अड्डे का नामकरण का प्रस्ताव भी रखा गया है, जो जगत गुरु संत तुकाराम जी के नाम पे रखा जाएगा। और इसके अलावा औरंगाबाद हवाई अड्डा है, जिसका प्रस्तावित नया नाम है छत्रपति संभाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने किस देश के फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है?
ताकि भारत का पहला स्पोर्ट टेक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जा सके। तो ये साझेदारी की जाएगी जर्मनी के साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, जर्मनी। और 3 अक्टूबर 2025 को तमिलनाडु सरकार ने जर्मनी के प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ साझेदारी की घोषणा की है। और इस साझेदारी के तहत भारत का पहला स्पोर्ट टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर है तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। और ये पहल है, ये स्टार्टअप TN के तहत स्थापित की जाएगी। और इसका औपचारिक समझौता है, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा TN ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025 कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 42वां अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का महासभा सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, मॉन्ट्रियल, कनाडा। इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इस बार इसका 42वां सत्र आयोजित किया गया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन असेंबली का। और ये स्थान रहा है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। तारीख रही है 23 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक। और इसमें 192 सदस्य देशों ने भाग लिया था। और इसका उद्देश्य रहा है वैश्विक नागरिक उड्डयन की नीतियों और प्राथमिकताओं को तय करना। और इस प्रोग्राम में भारत की जो भागीदारी रही है उसका हम अगर बात करें तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है रमेश कुमार, जो सचिव है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है रमेश कुमार ने। और ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के सहित अन्य संगठन के भी वरिष्ठ अधिकारी हैं। और भारत की इसमें उपलब्धि की अगर हम बात करें तो भारत को ICAO काउंसिल पार्ट 2 के लिए 2025 से 2028 की अवधि हेतु पुनः निर्वाचित किया गया है। और इस बार भारत को 2022 की तुलना में अधिक मत प्राप्त हुए थे इसमें। और ICAO महासभा है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, शिकागो कन्वेंशन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। सदस्य कंट्री की बात करें तो 193 कंट्री है इसके मेंबर। और 36 सदस्यीय निकाय है जो 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। और महासभा की अगर बात करें तो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली 3 संस्था हर 3 वर्ष में आयोजित की जाती है। और इसमें प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है अनुच्छेद 49 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में बना चक्रवात शक्ति किस सागर में विकसित हुआ है? तो ये हुआ है अरब सागर में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, अरब सागर। और अक्टूबर 2025 में अरब सागर में बना चक्रवात शक्ति भारत के पश्चिम तट पर बढ़ते उष्णकटिबंधीय तूफानों को चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस अनुकूल परिस्थिति में इसे गंभीर चक्रवात तूफान के स्तर तक पहुंचा दिया है, जिसकी हवा की गति की अगर हम बात करें तो 89 किलोमीटर पर आवर्स रही है। और शक्ति है, इसका नाम का अर्थ है शक्ति या ऊर्जा, जिसे श्रीलंका के विश्व मौसम संगठन WMO द्वारा WNO के पैनल के तहत प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में अमेरिकन एक्सप्रेस और HDB फाइनेंशियल सर्विस पर जुर्माना किस संस्थान ने लगाया है? तो वो लगाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अमेरिकन एक्सप्रेस और HDB फाइनेंशियल सर्विस पर जुर्माना लगाया है, जिसका कारण बताया है नियामक निर्देशक रेगुलेटरी डायरेक्शन का पालन न करना। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन पर जो जुर्माना लगाया उसकी जुर्माने की राशि है 31.80 लाख रुपए। और जिसका कारण है कुछ कार्ड धारकों को रिफंड या असफल लेन देन से जुड़ी राशि समय पर वापस नहीं की गई। यह RBI के क्रेडिट और डेबिट कार्डों के नियमों का उल्लंघन रहा है, जिसकी वजह से इस पे 31.80 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। और HDB फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है, इस पे जो जुर्माना लगाया है वो जुर्माने की राशि है 4.2 लाख रुपीज़। इसका कारण है KYC के 2016 के जो डायरेक्शन है उसका उल्लंघन करना। और कंपनी के कुछ ऋण खातों के लिए पैन और डॉक्यूमेंट फॉर्म नंबर 16 प्राप्त करने में असफल रही है, जिसकी वजह से उनको ये 4.2 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। और ये गलती वित्त वर्ष 2023-24 में किए गए ऋण के वितरण के दौरान की गई थी। और इसके अलावा RBI ने अभी एक और बैंक पे जुर्माना लगाया गया था, वो कौन सी थी?
वो बैंक है IOB पे भी अभी आरबीआई ने जुर्माना लगाया, वो भी कितना लगाया है 31.80 लाख रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर NPS प्लेटफॉर्म वर्कर मॉडल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जोमेटो ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, जोमेटो। और जोमेटो और HDFC पेंशन ने मिलकर ये NPS मॉडल लॉन्च किया है, ठीक है। और जोमेटो की अगर हम बात करें तो जोमेटो लिमिटेड की स्थापना हुई थी जुलाई 2008 में, और इसके जो फाउंडर है वो है दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा, और इसका हेडक्वार्टर है गुरुगांव हरियाणा में। और जोमेटो के जो नए अभी ब्रांड एम्बेसडर बने कुछ दिन पहले, वो बने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान। शाहरुख खान को जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में विश्व आवास दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो विश्व आवास दिवस मनाया गया है 6 अक्टूबर 2025 को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 6 अक्टूबर 2025। और विश्व आवास दिवस है ये हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, और 2025 में 6 अक्टूबर को मनाया गया था। और इस बार जो इसकी थीम रही है वो अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स इसकी थीम रही है, शहरी संकट प्रतिक्रिया। अभी हम बात करेंगे अक्टूबर महीने में अभी तक जो इम्पोर्टेंट डेज गए हैं उनके बारे में। तो 1 अक्टूबर को था इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में 1 अक्टूबर को मनाया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस के रूप में 1 अक्टूबर को मनाया गया था। और 2 अक्टूबर को रही थी गांधी जयंती, और 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में मनाया गया था विश्व पशु दिवस, और 5 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसके याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती रहती है 5 सितंबर को, तो उस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, और 6 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लास्ट वीडियो के जो क्वेश्चन थे उनका अभी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, आर रामचंद्रन को समर्पित संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कोल्लम केरल में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, कोल्लम केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ पत्रकार हरिंदर बावेजा की आत्मकथा का नाम क्या था? तो हरिंदर बावेजा की आत्मकथा थी दे विल शूट यू मैडम, माई लाइफ थ्रो कॉन्फ्लिक्ट। इनका उद्घाटन कब किया गया था, विमोचन किया गया था 1 अक्टूबर 2025 को, कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड कितने व्यक्ति या संगठनों को प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है 4 संगठनों को। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे राइट होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकेनेमेब किस रोग के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवा है? तो मेकेनेमेब है ये दवा है, ये अल्जाइमर रोग के लिए बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, अल्जाइमर। और अल्जाइमर रोग के लिए ये जो दवा है इसको किसने जारी किया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बल्लेबाज को ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में अब तक के सबसे अधिक रेटिंग अंक हासिल किया है? तो वो किया है अभिषेक शर्मा ने। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, अभिषेक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME सेवा पर्व 2025 विरासत से विकास कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन AI का मूल्यांकन कितना पहुंचा है? तो ओपन AI का जो मूल्यांकन वो अभी तक पहुंच गया है 500 अरब डॉलर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, 500 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 107 वर्ष की आयु में निधन होने वाले पद्म श्री सम्मानित गोपीनाथ स्वाइन किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो ये थे लोक कलाकार। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, लोक कला। और इनको कृष्ण लीला गुरु की उपाधि भी मिली हुई थी, और इनको 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शोध पत्रों को सरल बनाने के लिए सरल टूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सरल टूल है ये लॉन्च किया गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन
ANRF के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।